हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस में डील करते हैं और अगर आपने फॉरेन एक्सचेंजेस में प्रॉफिट बनाया है तो अब आपको 15% जो है फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये ब्राजील में हुआ है, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा सस्पेंस थोड़ा सा क्रिएट कर दिया। तो यार ब्राजील के अंदर क्या हुआ है, ब्राजील क्योंकि ये इशू तो सब जगह है, जितनी भी दुनिया की सरकारें हैं सबको लिटरली ये फिगर आउट करने में दिक्कत हो रही है यार कि जो टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से अगर कोई फॉरेन एक्सचेंजेस पे डील कर रहा है, बाइनेंस पे डील कर रहा है, कूकॉइन पे डील कर रहा है, ओकेक्स पे डील कर रहा है, इतनी सारी एक्सचेंजेस में अगर कोई डील कर रहा है, वहां पे ट्रेडिंग कर रहा है और वहां पे अगर प्रॉफिट बना रहा है, तो ब्राजील ने कहा यार कंफ्यूजन को छोड़ते हैं, कंफ्यूजन को साइड करो। और वहां पे एक लॉ पास हुआ, उसके अंदर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस पे अगर प्रॉफिट बना रहे हो तो फ्लैट 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी आपको अपनी अर्निंग्स पे टैक्स तो देना ही है, लेकिन होता क्या है कि आप नॉर्मली किसी से भी बात करो तो वो आपको बोलेगा नहीं यार मैं तो फॉरेन एक्सचेंज पे डील करता हूँ, यहाँ पे कैसा टैक्स। जबकि वो ये भूल जाता है कि फॉरेन एक्सचेंजेस भी आज की डेट में सारी केवाईसी कंप्लायंट है। अगर आप देखो तो बाइनेंस के ऊपर भी आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आधार देते हो, पैन कार्ड नंबर देते हो, राइट। तो आपको ये लगता है कि आप बाइनेंस पे डील करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। दिस इज अ कंप्लीट रॉन्ग नोशन। बस ये कि आपको लगता है क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे ब्राजील ने क्लैरिटी दे दी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इंडिया के अंदर सपोज सेम चीज आ जाए कि आपको फ्लैट 15% टैक्स देना है जो भी आप क्रिप्टो पे अर्न करते हो फॉरेन एक्सचेंजेस पे, तो आपको कैसे लगेगा? विल यू बी हैप्पी? कि आपको खुशी होगी कि हाँ ठीक है, ये परफेक्ट है, ये सोल्यूशन ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये जो खबर थी ये ब्राजील के अंदर थी। मैं इसको एक बार स्क्रीन को शेयर करके भी आपको बता देता हूँ, राइट। तो ये ब्राजील के अंदर था, 15% टैक्स ऑन क्रिप्टो अर्निंग्स। और दूसरा यहाँ पे जो बड़ी खबर है वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर $1 बिलियन का जो है लॉ सूट फाइल हुआ है। तो बेसिकली लॉ सूट क्या है कि अगर देख रहे हो बाइनेंस की ना दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं एक तरीके से। अब वहाँ पे लॉ सूट फाइल हुआ है कि भाई जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इतना बड़ा स्टार है, बिलियंस में इसकी फॉलोइंग है, और इसने बाइनेंस ने इसको हायर किया और वहाँ पे इसने एक एनएफटी को प्रमोट किया और जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पैसा लगाया। और वो एनएफटी के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह का सिक्योरिटीज है। और इसमें इसको लॉ सूट फाइल किया गया, तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है। अगर ऐसा होता है तो यू नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को $1 बिलियन तक का फाइन हो देना पड़ सकता है, राइट। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। बाइनेंस की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है, और बाइनेंस के ऊपर दिक्कतें ना खत्म नहीं हो रही, लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। डेटा ये बताता है, यहाँ पे ये डेटा को एनालाइज किया गया तो उसके बेसिस पे ये फिगर आउट हुआ कि जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो अपने पैसे को निकाल रही हैं बाइनेंस से, लेकिन जो छोटे छोटा रिटेलर है उसका ऑल मतलब काफी सारा वॉल्यूम का इन्फ्लक्स देखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि वेल्स को ऐसा लगता है कि कल को यार ऐसा ना हो कि पार्शियल बैन हो जाए, कल को बाइनेंस से पैसा निकालना मुश्किल हो जाए, और हमारा इतना बड़ा पैसा है। तो वेल्स ने अपना पैसा निकालना शुरू करा है बाइनेंस से और निकाला है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि $1 मिलियन से ऊपर जितने जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपना काफी आउटफ्लो हुआ है बाइनेंस से। और $1 मिलियन से जो नीचे था वो उनके अंदर देखा गया कि इनफ्लो ज्यादा हुआ है। तो छोटा जो रिटेलर है उसको कह रहा है कि नहीं, आई स्टिल थिंक बाइनेंस इज अ सेफ एक्सचेंज एंड दे आर पुटिंग इन मोर, ट्रांसफरिंग मोर मनी टू बाइनेंस, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने जितना पिछले दिनों में हमने बाइनेंस के ऊपर देखी चीजें। और बाइनेंस के ऊपर से जो वेल्स हैं वो पैसे को निकाल रही हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ये कहना है यूएस में कि हमें और पावर चाहिए, राइट। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे और पावर का मतलब ये कि अब वो प्रूव करने लगे, देखो हमने बाइनेंस के ऊपर एक्शन लिया, हमने पीछे एफटीएक्स के ऊपर एक्शन लिया, हमें और पावर्स और टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो दे आर आस्किंग फॉर मोर पावर्स टू डील विद द बैड एक्टर्स इन द क्रिप्टो स्पेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बिटकॉइन वॉलेट था, 11 साल से डॉर्मेंट पड़ा था। पढ़ा ना मेरे को स्पूकी सी फीलिंग देता है मतलब कि ना, क्योंकि मतलब पुराने पुराने वॉलेट जब जगते हैं 11 साल से, मतलब सोचो कोई डॉर्मेंट होल्ड करके बैठा हुआ था और अचानक $3.7 बिलियन की ट्रांजैक्शन अचानक हो जाए तो कैसा लगेगा? कौन होगा वो? कितने लंबा उसका सब्र था, कितना लंबा उसने होल्ड करके रखा। मतलब स्पूकी सी फीलिंग आती है कि जैसे ना कि वो पुरानी कोई आत्मा जग गई, ये विंटेज वाली फीलिंग है। मतलब $3.77 मिलियन कितना, 11 साल पहले यार।
मतलब 11 साल पहले, मतलब 2011-12 के आसपास उसने लिया होगा, सोचो, और उसके बाद होल्ड किया इतने लंबे समय तक। तभी तो मैं आपको कहता हूँ 8-10 साल का पर्सपेक्टिव है इतना पेशेंस? मुझे पता नहीं है। जिसका है वो कमेंट करके बताए कि उसके अंदर इतना पेशेंस है। वेट करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि बिटकॉइन ने 7% का इंक्रीज देखा है नवंबर में। कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस है जो यूएस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है ईटीएफ्स को लेके, और इतनी सारी ढेर सारी चीज़ें जो बुलिशनेस है, तो 7% का जो है इंक्रीज देखा बिटकॉइन के प्राइस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। ओहो, ये बड़ी खतरनाक न्यूज़ है यार, ये इसको समझो, इस न्यूज़ को। यहाँ पे ना दो अमेरिका की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री बॉडीज है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हमारे पास ये एक जनरली हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी स्टेट रन ज़्यादा करती है हमारे देश में। इंडिया की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। वहाँ पे अमेरिका के अंदर प्राइवेट सेक्टर बड़ा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो वहाँ पे दो बड़ी बड़ी जो काउंसिल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को जो गवर्न करती हैं, टेक्सास में और न्यूयॉर्क में। मैं उन दोनों के नाम बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो इस ट्वीट को देखो, ये यहाँ पे ERCOT एंड NYISO, इन दोनों ने बिटकॉइन के ऊपर एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। ये दो एजेंसीज हैं, पहले मैं इन एजेंसीज को सुन लो ध्यान से। ERCOT क्या है? द इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी काउंसिल ऑफ टेक्सास is an American organization that operates Texas Electrical Grid। 25 मिलियन लोग जो है ना टेक्सास में, वो उसके कस्टमर है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल काउंसिल ऑफ टेक्सास ने जो 25 मिलियन लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, उसने, और NYISO द ठीक है, द न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क के अंदर 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। न्यूयॉर्क के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी को जो गवर्न करती है, इन दोनों ने मिलके एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है दैट न्यू को इन्होंने पब्लिश किया कि बिटकॉइन माइनिंग एज अ क्रिटिकल रोल फॉर क्लीन एनर्जी एंड बैलेंसिंग द ग्रिड। ये यहाँ पे काफी डिटेल में पेपर पब्लिश किया है। सो बेसिकली क्या है, देखिए हो क्या रहा है, इसको समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे सपोज करिए कि कोई विंडमिल का लगाता है, कोई कंपनी है, वो कहती है कि चलिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चलते हैं और हम विंड मिल को के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब विंड मिल से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना शुरू करा, और जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एक जैसी नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। जैसे सपोज करिए गर्मी के अंदर यू नो सपोज एसी ज़्यादा चलते हैं, तो कभी गर्मी के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन सर्दियों के अंदर वो वेरी कर सकती है, गर्मी और सर्दी के बीच में वेरी कर सकती है, बच्चों की छुट्टियों के टाइम पे वेरी कर सकती है। जैसे कोविड जैसा कुछ इवेंट आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी वेरी कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड और सप्लाई का एक पैटर्न होता है, और वो वेरी करता है, वो कभी ऊपर नीचे होता रहता है। अब सपोज करिए कि आप एक विंडमिल चलाते हो, आप एक कंपनी हो और आपने एक प्लांट लगाया। विंडमिल की जो जो इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, तो अब हवा पे आपका कंट्रोल तो है नहीं, राइट। तो कभी हवा कम है, कभी हवा ज्यादा है। आप भी कभी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, कभी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हो। कोई गारंटी नहीं है कि आप इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी विंडमिल से प्रोड्यूस कर पाओगे। क्लियर हो गया? अब जो आप इलेक्ट्रिसिटी, जब डिमांड कम है और आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, सपोज डिमांड कम है, आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेस्ट हो रही है, जो आपकी एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि डिमांड नहीं है, लेकिन आप पीछे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपकी ये जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, इसका क्या? क्योंकि आप उसको बैटरीज में जो एनर्जी है उसको आप स्टोर कैसे करोगे? आप बैटरीज में करोगे, उसकी कॉस्ट होती है। प्लस बैटरी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आप बैटरीज में की भी एक लाइफ होती है। तो एनर्जी वेस्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऑप्टिमाइजेशन, तो आपने एनर्जी का एक प्लांट लगाया और आपकी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन डिमांड नहीं है और वेस्ट हो रही है, फिर? क्लियर? तो एक तो ये तो ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी उसको माइनर कहता है यार वेस्ट हो रही है, मैं यूज कर लेता हूं, मुझे दे दो।
सिंपल सी बात है ना, मुझे दे दो। वो कहता है अच्छा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है डिमांड ज्यादा बढ़ गई, तो माइनर कहता है यार आप मुझे मत दो, मैं अपना प्लांट शट डाउन कर दूंगा या मैं कम कर दूंगा, मैं कोई और सोर्स पे चला जाऊंगा। तो माइनर कह रहा है कि जब आपकी आपकी डिमांड पूरी हो, ज्यादा डिमांड हो, आप मुझे कम कर दो एनर्जी देना। फिर माइनर कह रहा है जब आपको लगे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मुझे देना शुरू कर दो। ये जो प्लांट की जो एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी पूरी एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, ये उस प्लांट को प्रॉफिटेबल बनाता है, ये उस प्लांट को इंसेंटिवाइज करता है ज्यादा और रिन्यूएबल प्लांट्स लगाने के लिए। अभी उसके पास इंसेंटिव क्या है? वो कहता है यार पता नहीं कहीं खर्चा ही नहीं निकलेगा, एनर्जी की इतनी डिमांड है भी कि नहीं। प्लस वेस्ट जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंडफिल से मीथेन निकलती है, जो कूड़ेदान वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं, और जो मीथेन गैस का मैंने पहले भी वीडियोस में जिक्र किया है, वो एनर्जी जो वेस्ट हो रही है उसको भी यूटिलाइज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अब इस पर डिबेट हो गई कि शायद बिटकॉइन माइनिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जो कि ग्रीन एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज करती है, और ये फ्यूचर में आप देखोगे बिटकॉइन माइनिंग टोटल उस पर ही डिपेंडेंट हो जाएगी, ग्रीन एनर्जी पे। मैंने थोड़ा इसको डिटेल में कवर किया है इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या थॉट है। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि डीफाई और एनएफटी का रिवाइवल जो हल्का फुल्का हुआ है, इसका अभी ये टेंटेटिव है, ये बिल्कुल इसको आप ये मत मत समझो कि रिवाइवल हो गया है, क्योंकि जब तक इथेरियम के प्राइस पे इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जेपी मॉर्गन का कहना है कि हम नहीं मानेंगे कि डीफाई और एनएफटी रिवाइव हो गया। अगर डीफाई और एनएफटी वाकई में रिवाइव हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन इथेरियम पे दिखना चाहिए। इथेरियम को लेके कंसर्न जेपी मॉर्गन का ये है कि जब तक इथेरियम स्केलेबल नहीं होगा, सारा ट्रैक्शन साइड चेन्स ले जाएंगी। इथेरियम के ऊपर अगर ट्रैक्शन नहीं होगा तो इथेरियम को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इथेरियम हैज टू आंसर यू नो देयर क्रिटिसिज्म, जिसको वो क्रिटिसाइज होता है, वो जब तक वो स्केलेबल नहीं होता है तब तक जेपी मॉर्गन इज नॉट एटलीस्ट बुलिश ऑन इथेरियम, राइट। एंड माइक्रो स्ट्रेटजी आपके फेवरेट माइकल सेलर ने 1,74,000 बिटकॉइन हो गए और बिटकॉइन खरीद लिए उसने। 16,130 बिटकॉइन खरीदे हैं, जो कि टोटल बिटकॉइन आज के डेट में उसके पास 5.28 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, बिटकॉइन ने अगर 10 अगस्त 2020 से माइकल सेलर ने बिटकॉइन खरीदना शुरू किए थे, माइक्रो स्ट्रेटजी ने, तो 10 अगस्त 2020 से बिटकॉइन ने 221% का रिटर्न दिया है, और माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टॉक ने 321 यूएस डॉलर का। माना यह जाता है कि आज के डेट में जितना मार्केट में उसके जो शेयर्स की लाइबिलिटी है, राइट, और अगर एक शेयर किसी के पास है तो आज की डेट में एक शेयर इज इक्वल टू 0.01 BTC। तो लिटरली लोग आज इतना बिटकॉइन हो गया है माइक्रो स्ट्रेटजी के पास कि अगर कोई एक आदमी के पास एक शेयर है ना, माइक्रो स्ट्रेटजी का एक शेयर, बिटकॉइन नहीं शेयर, तो शेयर के अगेंस्ट अगर शेयर की वैल्यू निकाली जाए तो इट इज इक्वल टू 0.01 BTC। मतलब एक शेयर की बैकिंग इज 0.01 BTC। तो ऑलमोस्ट शेयर किसी के पास है माइक्रो स्ट्रेटजी का तो वो इक्वल टू बिटकॉइन ही है, दैट इज इक्वल टू 0.01 BTC। ये इसका मतलब है, ठीक है। हो 13 मिनट 25 सेकेंड, बट अच्छा सेशन था, अच्छी खबरें थी। पसंद आई कि नहीं? नहीं तो मुझे लगता नहीं है आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए इन अपडेट्स के लिए तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है चैनल को। चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।